हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक से इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या आयरन की वजह से होने वाले एनीमिया के बारे में जाना था। आज अपन जानेंगे इस वीडियो में इसका क्या तो निदान होगा और क्या इलाज होगा। तो सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे विश्व की 20 से 33% आबादी खून की कमी से जूझ रही है। उसमें से ज़्यादातर मतलब करीब 1 अरब लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से ग्रसित है। इसमें अगर अपन सटीक उसका निदान करते हैं तो उसका सटीक इलाज संभव है। जैसे कुछ कंडीशन होती हैं, उनमें खून की कमी तो होती है लेकिन वो आयरन की वजह से नहीं होती है। जैसे थैलीसीमिया मान लो है और उसमें मान लो आयरन लग जाता है तो वो फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए निदान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो निदान में क्या होगा? सबसे पहले CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें होता है टेस्ट हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से ये पता लग जाता है कि खून की कमी हो रही है या नहीं हो रही है। पुरुषों में ये खून का लेवल 13.5 से 17.5 ग्राम पर DL पे होता है और महिलाओं में 12 से 13.5 ग्राम पर DL पे होता है। लेकिन इससे आयरन की कमी से होने वाली परेशानी के बारे में नहीं पता लगता है। दूसरी है उसमें CBC में MCV और MCSC, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, मीन कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम, तो वो कम हो जाता है। MCV और MCSC दोनों कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ इसमें होती है जो प्लेटलेट काउंट है, उनकी संख्या 4.5 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। मतलब जैसे अपन ने देखा है कि डेंगू में तो प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, जैसे आजकल डेंगू चल रहा है, लेकिन प्लेटलेट आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में बढ़ जाती है। WBC भी या तो नॉर्मल होंगी या थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर दूसरा उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है PBF, पेरिफेरल ब्लड काउंट। उससे अपन को ये पता लगता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रक्त कणिका हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, मतलब हाइपोक्रोमिक हो जाती है और हाइपोवोल्यूमिक हो जाती है, मतलब उनकी साइज है वो सिकुड़ जाती है। तो इसमें जो चेंज आते हैं वो MCV से भी जल्दी आते हैं, मतलब PBF से जल्दी पता लग जाता है। फिर उसके बाद थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है खून में आयरन की मात्रा कितनी है, तो सीरम आयरन, सीरम फेरिटीन, इन दोनों का लेवल कम हो जाता है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पता लगाने के लिए। फिर उसके बाद में जो और टेस्ट होते हैं जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसमें पता लग जाता है हीमोग्लोबिन कौन सी टाइप का है, A2 है, हीमोग्लोबिन फीटल वाला है या कौन सी तरह का है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, बोन मेरो एस्पिरेशन होता है उसमें, अब इसमें डिटेक्शन में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस बची नहीं है, क्योंकि जब से ये टोटल आयरन और आयरन बेंडिंग कैपेसिटी है उसके बारे में पता लगा है, या उनसे ही उसका सटीक निदान हो जाता है। इसलिए बोन मेरो एस्पिरेशन की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर उसका रेडियोक्लोसाइट काउंट है, उससे भी थोड़ा इंडिकेशन मिलता है या उससे फ़ायदा मिलता है। फिर उसके बाद इलाज, क्या इलाज होगा? अपन को पता लग गया कि जो खून की कमी है वो आयरन की कमी से हो रही है, तो क्या इलाज होगा? तो नंबर 1 पे है ओरल आयरन, मतलब मुंह से लेने वाली आयरन की गोलियां। तो इसमें एक समझने वाली बात ये है कि ये फेरस फॉर्म के जो आयरन होते हैं, फेरस फेरस फॉर्म के जो आयरन है वो इसमें अच्छी तरह से शोषण होता है, उनको शरीर उनको अच्छी तरह से सोख सकता है। तो इसमें फेरस सल्फेट है, फेरस फ्यूमेरेट है और फेरस ग्लूकोनेट है, इस तरह की दवाइयाँ आती हैं। तो अगर ये विटामिन C के साथ में ली जाती हैं तो इनका असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इनके साथ में खास ध्यान रखने की बात है, चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, मतलब खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, उससे आयरन का जो शोषण है वो कम हो जाता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि केवल 2 से 3 सप्ताह में ही लक्षणों में सुधार आने लग जाता है और आयरन थेरेपी 3 से 6 महीने तक चल सकती है। और ये रूट ऑफ चॉइस है, मतलब बेस्ट जो उपाय है वो मुंह से लेने वाली गोलियां ही हैं। फिर दूसरे नंबर पे है पेरेंटल आयरन, मतलब
इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस मतलब ड्रिप के साथ में इंजेक्शन के रूप में दिए जाने वाला आयरन है। ये आयरन फेरिक फॉर्म में होता है। ओरल में तो फेरस फॉर्म में था और इंजेक्शन के रूप में है वो फेरिक फॉर्म में होता है। तो इसमें आयरन सुक्रोज है, आयरन डेक्स्ट्रान है और आयरन ग्लूकोनेट है। इस तरह के टेस्ट आते हैं और इसमें इसको जब भी देना चाहिए इंजेक्टेबल आयरन को जब अगर मरीज मुंह से उसको आयरन को टॉलरेट नहीं कर पाए, उसको खा नहीं पाए, जैसे मान लो उल्टी आ रही है या फिर आयरन की गोली लेने के बाद भी हीमोग्लोबिन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तभी इसकी तरफ जाना चाहिए। पर इसमें एक परेशानी ये है कि किसी किसी को आयरन से एलर्जी हो सकती है और कभी कभी ये मात्रा 7% तक पहुंच जाती है। मतलब 7% लोगों को पेरेंटल आयरन से एलर्जी हो सकती है। फिर उसके बाद में है पैक्ड आरबीसीज। पैक्ड आरबीसीज उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं जिनको वॉल्यूम कम चाहिए। जैसे मान लो कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मरीज है, उसमें अपन पैक्ड आरबीसी देते हैं तो मरीज को ज़्यादा फायदा रहता है। फिर उसके बाद में होल ब्लड मतलब पूरा ब्लड रिप्लेसमेंट, होल ब्लड रिप्लेसमेंट, ये किन के लिए फ़ायदेमंद होता है? एक तो जिनको मान लो अचानक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया या मेजर सर्जरी है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, तो उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, कंपोनेंट्स नहीं चाहिए, पूरा ब्लड चाहिए। और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच जाती है वो है डाइट। तो अपन को आयरन रिच खाना खाना चाहिए। खाने के साथ में चाय या कॉफ़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बाद में लें, थोड़ी बार खाना पचने के बाद में चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। साथ में सिट्रस फ्रूट हैं, जो खट्टे फल हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। अपन ने जान ही लिया था विटामिन सी साथ में लेते हैं तो आयरन का शोषण बढ़ जाता है। तो आज इसे करके अपन ने बहुत ही कॉमन परेशानी, आम लोगों में जो परेशानी व्याप्त है खून की कमी की, उसके बारे में जाना है। अपन कुछ बातें ध्यान रखते हैं तो अपन इससे बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।